सो मशीन लर्निंग के PYQ 2018 देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन देखते हैं एक साथ। और ये पेपर जो है ऑलमोस्ट 2017 के सिमिलर था, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आए थे, बस थोड़ा चेंज था। देख लेते हैं क्या चेंज है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो ऐसे 5 क्वेश्चन थे, 5-5 मार्क्स के। तो मशीन लर्निंग का गोल क्या है, ये भी हमारा 2017 में कवर हो चुका है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो गोल क्या है कि लर्न फ्रॉम डेटा करना, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना, और डिसीजन बिना प्रोग्रामिंग के डिसीजन बना देना। ठीक है, समराइज़ करें तो प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये सब गोल होते हैं मशीन लर्निंग के। उसके बाद उसका एक्सप्लेन कर देना कि प्रिडिक्शन यानी फोरकास्टिंग या सेल्स की प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन यानी स्पैम है या नॉन स्पैम है, क्लस्टर पैटर्न ढूंढना, ठीक, कस्टमर सेगमेंटेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन यानी एक लर्न करना पैटर्न को, ठीक है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। बी है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये क्या होता है, लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, लीनियरली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस में यूजिंग लीनियर डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, तो LDB का यूज़ करके हम लीनियरली अगर हम सेपरेट कर रहे हैं डेटा को, तो लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट अज्यूम दैट द क्लास कैन बी सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन और अ हाइपर प्लेन इन अ फीचर स्पेस। तो ये मान के चलते हैं कि क्लास जो होती है वो सेपरेट हो सकती है स्ट्रेट लाइन या हाइपर प्लेन का यूज़ करके, ठीक है, एक स्पेस में। और नॉन लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये अलाउ करती है फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री। तो लीनियर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करना लीनियर नहीं है, ठीक है। तो ये अलाउ करती है नॉन मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज को, जो कर्व हो सकती है, रेगुलर हो सकती हैं। तो इट कैन कैप्चर मोर इंटीग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स इन द क्लास, अलाउ फॉर बेटर मॉडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। तो अब बढ़िया से तुम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो 3D स्पेस में और कॉम्प्लेक्स डेटा को, तो इससे क्या होता है, बेटर मॉडलिंग होती है कॉम्प्लेक्स डेटा की। और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एग्जांपल भी जरूर लिखना है इसमें। एग्जांपल पॉइंट नंबर 4 है, यूजेस लीनियर डिसीजन बाउंड्री। ये बात समझ में आ गई कि लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन लीनियर डिसीजन बाउंड्री का यूज़ करता है डेटा को सेपरेट करने के लिए। सेकंड पॉइंट, अज्यूम दैट द डेटा कैन बी सेपरेटेड बाय अ हाइपर प्लेन। मान के चलते हैं कि डेटा हाइपर प्लेन के थ्रू सेपरेट हो सकता है, ठीक है, 2 सेगमेंट में बढ़ सकता है इन अ फीचर स्पेस। सेकंड है, सूटेबल फॉर प्रॉब्लम वेयर क्लासेस कैन बी वेल सेपरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि या तो है या नहीं है, ऐसे चीज़ों में अगर सेपरेट हो पा रहा है, ठीक है, तब वो लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन कहलाएगा और इसमें लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज लगेगी। एग्जांपल के लिए देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन और परसेप्ट्रॉन, ये सारे हैं हमारे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होता उसके बारे में लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन। नॉन लीनियर में आ जाता है, ये नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज का यूज़ करता है टू सेपरेट क्लासेस। कंसीडर दैट द डेटा मे नॉट बी लीनियरली सेपरेबल एंड रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन। ठीक है, ये मान के चलता है कि डेटा जो है वो ईजिली इतना सेपरेट नहीं हो पाएगा कि हम एक हाइपर प्लेन बनाएं और सेपरेट हो जाए, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज क्रिएट करता है। सूटेबल फॉर प्रॉब्लम जहाँ पे क्लासेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन। तो अगर तुम डब्बे में डिफरेंस बनाना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि अगर लीनियर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफिकेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन से सेपरेट हो सकता है वो प्लेन, और नॉन लीनियर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर एग्जांपल दे सकते हो कि नॉन लीनियर के SVM, कर्नल SVM हो गया, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब आ गए नॉन लीनियर में। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन कैन कैप्चर मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ये तो बता ही दिया है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स चेक कर पाएगा, अलाउ फॉर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न। तो जिन पैटर्न को नेगलेक्ट करा जा रहा था लीनियर में, वो यहाँ पे उनको कंसिडर करा जाएगा। लीनियर क्लासिफिकेशन आर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एंड ऑफन हैव सिंपलर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन सिंपलर होती है, ठीक है, और कंप्यूटेशनली एफिशिएंट होती है, बट मे स्ट्रगल विद कॉम्प्लेक्स डेटा सेट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, दैट रिक्वायर नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, कि डेटा को किस तरह से सेपरेट करना है, ये एक टफ काम हो सकता है। नॉन लीनियर क्लासीफायर टिपिकली इन्वॉल्व मोर पैरामीटर्स एंड मे बी मोर प्रोन टू ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग का डर तो रहता ही है, क्योंकि जब हम ट्रेन करेंगे तो हम चाहेंगे कि उसको सारे पैरामीटर से चेक करा जाए। इफ़ नॉट प्रॉपरली रेगुलराइज, तो रेगुलराइज करना पड़ेगा। L1 रेगुलराइजेशन, ये सब पढ़ा था हमने। द चॉइस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर क्लासीफायर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ डेटा। तो चॉइस क्या करनी है वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा। एंड द प्रॉब्लम एट एंड, ठीक है, जो हमारे हाथ में प्रॉब्लम है, जो उससे आउटकम निकलना चाहिए। द डिसीजन शुड कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अंडरलाइंग रिलेशनशिप एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरप्रेबिलिटी। ठीक है, अगला है कि एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट बेलमैन इक्वेशन। बेलमैन इक्वेशन पे तो एक अलग से ही वीडियो बना दी, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। बेलमैन इक्वेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। कुछ चीज़ें क्या होता है, बार बार पढ़ने से याद हो जाती हैं। तो ये पहली लाइन लिखना है कि बेलमैन जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वी स्टेट दैट ऑप्टिमम पॉलिसी फॉर अ गिवन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हैज़ द प्रॉपर्टी दैट वेन एवर द इनिशियल स्टेट और इनिशियल डिसीजन होता है, द रिमेनिंग डिसीजन मस्ट कंस्टिट्यूट एन ऑप्टिमल पॉलिसी विद रिगार्ड टू द स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिसीजन। तो फर्स्ट डिसीजन का इफेक्ट उतना ही पड़ेगा कि लास्ट डिसीजन जो होने वाला है उसका भी इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो हमें सब कंसीडर करना पड़ेगा पूरे पाथ को।
तो इन सिंपलर टर्म बेलमैन इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड्स, आगे फ्यूचर में क्या रिवॉर्ड्स आएंगे इन अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आज तुम एक ट्रिप पे जा रहे हो तो तुम्हें वो अभी रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मगर आगे जाके अगर तुमने उस समय को यूटिलाइज़ करा होता तो तुम्हें बेटर फ्यूचर रिवॉर्ड मिलते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेक्स इनटू अकाउंट द करंट स्टेट, एक्शन टेकन एंड इमीडिएट रिवॉर्ड एंड द एस्टिमेटेड फ्यूचर रिवॉर्ड, क्या फ्यूचर रिवॉर्ड होगा। बाय आइटरेटिवली अपडेटिंग द वैल्यू फंक्शन बेस्ड ऑन बेलमैन इक्वेशन, एन एजेंट कैन लर्न टू मेक ऑप्टिमल डिसीजन इन अ गिवन एनवायरमेंट। तो ऑप्टिमल डिसीजन लेने के काबिल बन जाते हैं एजेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में। बैगिंग और बूस्टिंग में क्या होते हैं ये? बैगिंग एंड बूस्टिंग बोथ आर इन असेंबल लर्निंग टेक्निक यूज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, मॉडल की परफॉर्मेंस को बढ़िया करने के लिए इन असेंबल टेक्निक्स का यूज़ करा जाता है। और बैगिंग को कहते हैं बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर, हाँ देखो, बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग मल्टीपल मॉडल्स ऑन डिफरेंट सबसेट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। अलग अलग मॉडल्स और उसी ट्रेनिंग डेटा के सबसेट्स पे ट्रेन करे जाते हैं। ईच मॉडल इज ट्रेन इंडिपेंडेंटली, फाइनल प्रिडिक्शन जो होती है वो एग्रीगेटिंग द प्रिडिक्शन, तो सबकी प्रिडिक्शन को एग्रीगेट करके फाइनल बनती है। एवरेजिंग फॉर रिग्रेशन और वोटिंग फॉर क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो उनका एवरेज निकाला जाता है, नहीं तो वोट करा जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में। जैसे 1010 चल रहा है तो नंबर ऑफ वन ज़्यादा है तो वन ही आंसर आएगा, ये वोटिंग हो जाती है। बैगिंग हेल्प रिड्यूसिंग द वेरियंस ऑफ द मॉडल एंड कैन इंप्रूव इट्स जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस। ये बता रखा है कि बैगिंग जो होती है वो वेरियंस को इंप्रूव करती है, रिड्यूस करती है। बूस्टिंग ऑन अदर हैंड इन्वॉल्व ट्रेनिंग मल्टीपल मॉडल्स इन सीक्वेंस। बूस्टिंग मतलब सीक्वेंस में मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, वेयर ईच सब्सिक्वेंट मॉडल इज ट्रेन टू करेक्ट द मिस्टेक ऑफ प्रीवियस मॉडल। तो जो नया मॉडल है वो प्रीवियस मॉडल की गलती को रेक्टिफाई करेगा। द मॉडल आर वेटेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड द फाइनल प्रिडिक्शन इज मेड बाय कंबाइनिंग द प्रिडिक्शन ऑफ ऑल मॉडल। परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाता है, वेट करा जाता है उनका। वेट मतलब जिसका ज़्यादा वेट उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, ठीक है। और फाइनल प्रिडिक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रिडिक्शन होती है। बूस्टिंग हेल्प रिड्यूस बोथ बायस एंड वेरियंस, दोनों ही काम करता है, लीडिंग टू पोटेंशियली बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू इंडिविजुअल मॉडल। तो बूस्टिंग से क्या हुआ, अगर एक इकलौता मॉडल करता तो उसकी गलतियों को कौन रेक्टिफाई करता, इसलिए बूस्टिंग से क्या हुआ, परफॉर्मेंस बेटर हुई इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। के एन एन डिफरेंट है के मीन क्लस्टरिंग से, क्यों, क्या क्या डिफरेंस है इनमें? के एन एन एक सुपरवाइज लर्निंग है, एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। क्लासीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, ये रिग्रेशन टास्क है। इट वर्क बाय फाइंडिंग द के नियरेस्ट नेबर्स, जो आसपास के जो नियरेस्ट नेबर है, जैसे 3 नियरेस्ट नेबर डेटा पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, इन द ट्रेनिंग डेटा सेट टू अ गिवन टेस्ट डेटा पॉइंट, द प्रिडिक्टेड क्लास और वैल्यू ऑफ द टेस्ट डेटा पॉइंट इज देन डिटरमाइन बाय द मेजॉरिटी वोट। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी वोट मिले होते हैं और एवरेजिंग ऑफ द के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने एक सेंट्रॉइड देखा, सेंट्रॉइड के आसपास चारों की क्लासेस देखी, उस मोस्टली उनमें से 3 जो थे सेम क्लास के थे, तो यहाँ वोटिंग सिस्टम हो गया, वरना एवरेज आउट कर लेंगे हम डिस्टेंस देखा जाए तो। के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, जहाँ पे हम क्लस्टर करते हैं टास्क को, तो कोई हमारे पास ऐसे पहले से फिक्स चीज़ें नहीं होती कि हमारी क्लास सेम है या कुछ है। इट एम्स टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट टुगेदर बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस इन द फीचर स्पेस, तो वो डिस्टेंस के बेसिस पे सिमिलर डेटा को टुगेदर करता है। के मीन स्टार्ट बाय रैंडमली इनिशियलाइजिंग, हाँ ये के मीन के बारे में हमने 2017 में पढ़ रखा है, पेपर में आया था, है ना। तो ये रैंडमली इनिशियलाइज करता है क्लस्टर सेंट्रॉइड और देन आइटरेटिवली असाइन डेटा पॉइंट्स टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड। तो वो जो स्टेजेस होते हैं, इनिशियलाइज करना, सेंट्रॉइड चुनना, ठीक है, रिपीट करना प्रोसेस को, ये सारे याद करके रखो स्टेप्स, क्योंकि कहीं भी अगर ये ज़्यादा नंबर का आता है तो ज़्यादा में लिख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ तो डिफरेंस पूछा जा रहा था, तो यहाँ आइटरेटिवली असाइन करेंगे डेटा पॉइंट्स को टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड एंड अपडेट द सेंट्रॉइड बेस्ड ऑन द असाइन डेटा पॉइंट्स। एल्गोरिथम कन्वर्जेस व्हेन द सेंट्रॉइड्स नो लॉन्गर चेंज सिग्निफिकेंटली। एल्गोरिथम वहीं पे फिनिश हो जाती है जहाँ पे सेंट्रॉइड में ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा होता। सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया हमारे पाँच क्वेश्चन, 5 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है यूनिट 1 का, और सिंपल, सुपरवाइज अनसुपरवाइज में डिफरेंस। यूनिट 2017 में भी आया हुआ था, मैंने डिफरेंस बता दिया था, देख लो 4 पॉइंट है। इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल यूजिंग लेबल डेटा। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा एंड ईच डेटा पॉइंट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट, याद हो जाता है बार बार बोलने से, है ना, कुछ पॉइंट अगर तुम भूल रहे होगे तो ट्रेनिंग कर रहे हैं मॉडल को लेबल डेटा में, जहाँ पे हर डेटा पॉइंट जो है वो टारगेट और आउटपुट से रिलेट करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है। द मॉडल लर्न टू मैप इनपुट फीचर टू द करेक्ट आउटपुट बाय मिनिमाइजिंग द एरर। तो एरर को कम करने की कोशिश करता है मॉडल, और प्रिडिक्ट और एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट भी हमें पता है, प्रिडिक्ट भी हम कर रहे हैं, तो नहीं प्रिडिक्ट सही हो रहा तो वो सही करेगा। एग्जाम्पल जो है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गई, और रिक्वायर अ लेबल डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, कुछ पॉइंट्स थे, लेबल डेटा सेट चाहिए होता है। अनसुपरवाइज डील विद अनलेबल डेटा, पहला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मॉडल पैटर्न और स्ट्रक्चर खुद डिफाइन करता है विदाउट एक्सप्लिसिटली टारगेट वैल्यूज़। मॉडल हिडन पैटर्न, क्लस्टर, रिलेशन इन द डेटा ढूंढने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल हो गया क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी डिटेक्शन या एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन यानी कि कोई फॉल्ट एनालिसिस कर रहे हो। डज नॉट रिक्वायर लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग, तो लेबल डेटा नहीं चाहिए होता।
मेकिंग इट सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो देखिए किस तरह से इन्होंने पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट सेम कर रखा है, मगर हमें लग नहीं रहा है कि अलग अलग होंगे, मतलब लग रहा है कि अलग अलग होंगे, है ना। तो यही बेटर थिंग होती है कि अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया तो पॉइंट ज़्यादा लिखना है, बस पहले लिखेगा कि डील्स विद अनलेबल्ड डेटा, उसके बाद लास्ट में लिखा डील डज नॉट रिक्वायर लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग। तो तरीका वही है मगर सही है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करा है इन्होंने, मेकिंग इट सूटेबल फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। बातें वही हैं घुमा फिरा के। एक्सप्लेन द आस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग लर्निंग सिस्टम, ओपन एंडेड क्वेश्चन कि हमें लर्निंग सिस्टम डेवलप करना है तो क्या आस्पेक्ट देखने चाहिए। तो इट इन्वॉल्व सेवरल की आस्पेक्ट्स। पहला है डेटा कलेक्शन, ठीक है, तो गैदरिंग करना है रिलेवेंट डेटा दैट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम डोमेन एंड कवर्स द डिज़ायर फीचर। जो फीचर चाहिए, जो डोमेन हमें देख रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट करना है। फिर है प्रोसेस करना है, मिसिंग वैल्यू आउटलायर नॉइजेस को हटाना है। नॉर्मलाइज ऑन स्केल द डेटा टू इंश्योर फेयरनेस, ठीक है, डेटा जो है समान सही रहे, मतलब कोई आउटलायर ना हो, ठीक है, जो नॉइजेज ना हो जो हमारे डेटा को ख़राब कर दिए। फीचर सिलेक्शन एक्सट्रैक्शन, फिर कोई इंपॉर्टेंट फीचर, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव फीचर को लेना है जो लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट न्यू फीचर्स इफ नीडेड, या और नए फीचर्स भी देख सकते हैं। तो वो तो तुम्हारे ऊपर है जिस तरह से डेटा को तुम डील करोगे। मॉडल सिलेक्शन, चूज एन अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये जब भी अगर तुम्हें पूछा जाए कि आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपिंग लर्निंग सिस्टम, तो ये बोल रहे हैं कि एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, तुम शुरू कैसे करोगे। तो डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल को ट्रेन करना, ठीक है, उसके बाद मॉडल को इवैल्यूएट करना, उसकी एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल निकालना, मॉडल को ट्यून करना यानी ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग इशू से बचाना, फिर आखिर में डिप्लॉय कर देना। ये वाला क्वेश्चन भी 2017 में आया था। तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है ना। नियरेस्ट नेबर्स क्या होते हैं, के एन एन में जो नियरेस्ट नेबर थे, ये तो शायद मिड सेम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इज सिंपल येट इफेक्टिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। ठीक है, अब हम तुम्हें पता है कि नियरेस्ट नेबर के एन एन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा सुपरवाइज्ड है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिग्रेशन आ जाएगा। इसलिए सुपरवाइज की डेफिनेशन अगर आती है तो हम किसी भी सुपरवाइज एल्गोरिथम की शुरुआत हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर लीनियर रिग्रेशन तुम्हें लिखना है तो तुम्हें जो सुपरवाइज अनसुपरवाइज का डिफरेंसेस याद कर रखे हैं ना तुमने, वो पॉइंट्स भी डाल सकते हो उसमें, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है शुरू में। तो इट ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सिमिलर डेटा पॉइंट टेंड टू हैव सिमिलर लेबल। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं तो उनके लेबल भी सिमिलर होंगे। इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन द नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम आइडेंटिफाई द के नियरेस्ट डेटा पॉइंट टू द इनपुट सैम्पल। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज़ होती है, तो के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को फाइंड आउट करती है वो, उसके बाद प्रिडिक्ट करती है नई लेबल्स को। तो लिखा है एंड असाइन द मोस्ट कॉमन क्लास लेबल्स अमंग दोज नेबर्स। ये जो कॉमन है, मतलब मैंने फिर से वही बात है कि 4 में से 3 का कॉमन है लेबल, तो फिर नए वाले को भी वही लेबल दे देंगे प्रेडिक्ट करने के लिए। द चॉइस ऑफ के नोन एज के नियरेस्ट नेबर इज़ अ हाइपर पैरामीटर। अब के की बात करें तो के की चॉइस करने का क्या तरीका है कि के एक हाइपर पैरामीटर है जो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ नेबर्स कंसीडर इन द प्रेडिक्शन, कि हमें कितने नेबर को कंसीडर करना है। अब फिलहाल मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दे रहा था तो हमने 4 लिए थे, उनमें से 3 का सेम क्लास था, है ना। वैसे हो सकता है कि 16 लें, ठीक है। और किस वे में मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा तो हम कह नहीं सकते ना। मान लो तुमने 800 के की वैल्यू रख ली और डेटा सेट ही हमारे पास 900 का है, तो वो हर बार क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। या डेटा सेट ज़्यादा है और हमने के की वैल्यू कम रख रखी है, तो हर चीज़ को हमें देख के चलना पड़ेगा। इसलिए मॉडल को ट्रेन करना कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक काम हो जाएगा। जैसे CSS लगा के हम देखते हैं कि कहाँ पे बॉक्स बनेगा, डिव डाला जाएगा, है ना। तो वैसे ही मॉडल को ट्रेन कर करके देखना होता है क्या हमारा हिट एंड ट्रायल से फिट बैठ रहा है। नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम आर सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट बट दे कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। हाँ, तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकती है अगर ज़्यादा डेटा सेट है। तो मैंने फिर से बताया के की वैल्यू 3 है और डेटा सेट ज़्यादा है, तो एडिशनली दे आर सेंसिटिव टू चॉइस ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड स्केलिंग ऑफ फीचर। तो कुछ चॉइसेस भी मिलती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स या फीचर्स को स्केल करना। लर्निंग सिस्टम क्या होता है, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला हमने 2017 में, देखो 2017 से बहुत रिलेट कर रहा है ना ये। तो लर्निंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और मॉडल दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। तो वहाँ पे भी हमने कवर कर रखा है ये, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि हम लर्निंग, वहाँ पे लर्निंग क्या होती है ये क्वेश्चन था, और यहाँ लर्निंग सिस्टम बोल रहे हैं। तो लर्निंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो लर्न करने के कैपेबल होगा। और लर्न किसे कहते हैं कि वो डेटा को इंप्रूव करे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करे, समझे उस डेटा को, एनालाइज करे। इट इन्वॉल्व यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टेक्निक, कि इसमें पैटर्न डिस्कवरी हो, एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स, इन चीज़ों को याद रख लो। कुछ चीज़ें ना आंसर में कहीं भी डालने के काम आ सकती हैं, कि तुम्हें करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा तो तुम क्या डालोगे। तो ऐसे याद रखना कि पैटर्न्स डिस्कवर करना, एक्सट्रैक्ट इनसाइट, मेक प्रिडिक्शन, डिसीजन, इन कीवर्ड्स को याद रख लो। मशीन लर्निंग इज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है ना कि थर्ड का ये पार्ट में एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग भी पूछ लिया। तो ये अब हमें मशीन लर्निंग कहाँ यूज़ होती है ये बताना है। तो आसान है,
मगर उसको बेटर वे में लिखना है तो इस तरह से लिखना है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, ये मशीन लर्निंग का कंप्यूटर विजन में काम है। ये चीज़ किस लिए है? कंप्यूटर विजन के लिए। फिर है एनएलपी, एनएलपी यानी सेंटिमेंटल एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, तुम क्या कुछ देते हो आजकल रोमन इंग्लिश हिंदी में जो भी लिखते हैं, उसके बाद उसको समझ पाना, तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एनएलपी में। फिर रिकमेंडेशन सिस्टम, पहला क्या हुआ? कंप्यूटर विजन, दूसरा है एनएलपी, तीसरा है रिकमेंडेशन सिस्टम। अब ये कर रहा है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन कर रहा है कि तुम्हें अगर ब्रेकिंग बैड पसंद आई तो तुम्हें और क्या क्या पसंद आएगा। फ्रॉड डिटेक्शन, तो मशीन लर्निंग हेल्प्स आइडेंटिफाई फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ऐसे अगर उसको ट्रेन कर दिया जाए कि फ्रॉड हो रहा है, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो बता देगा, अलर्ट कर देगा। इंश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी में काम आता है। हेल्थ केयर में भी मशीन लर्निंग का काम है। ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज मेडिसिन है ना, बॉडी किस तरह की है तुम्हारी, उसके बेसिस पे मेडिसिन मिल रही है, तो ये सब हेल्थ केयर में भी काम आ रहा है। फिर ऑटोनोमस व्हीकल्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। बी पार्ट कह रहे ओवर फिटिंग को समझाओ। ओवर फिटिंग, तो जब भी जैसे ऐसा क्वेश्चन होता है कि ओवर फिटिंग समझाओ, तो तुम सोचते हो एक पैराग्राफ लिख देते हैं और वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलो इसे कि ओवर फिटिंग इज अ फिनोमेना दैट अकर व्हेन अ मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा बट फेल्स टू जनरलाइज टू न्यू अनसीन डेटा। ठीक है, अब तुमने ये पैराग्राफ तो लिख दिया, मगर इसके बाद क्या लिखें? तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना, कॉजेज़ लिख देना, एडवांटेज लिख देना, ऐसी चीज़ें लिख देना साथ में, आंसर बड़ा फ्रेम हो पाए। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं हम, बस उसी चीज़ को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो ओवर फिटिंग है क्या कि तुमने कपड़े जो है ऐसे टाइट पहन लिए हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो तो दिक्कत हो रही है ना। ऐसे समझो इसे कि डेटा हमने एग्जैक्टली जो हमने ट्रेन करवाया है उसको इतना ट्रेन करवा दिया है कि वो उसी पे काम कर रहा है, मतलब नए नए डेटा पे सही काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फेल हो पा रहा है। अगर उसने कोई अनसीन डेटा देखा है तो वो उसको प्रेडिक्ट सही से नहीं कर पा रहा है, तो इसको ओवर फिटिंग कहेंगे। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन द मॉडल बिकम टू कॉम्प्लेक्स, मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाए या ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा के लिए वो ज़्यादा स्पेशलाइज बन जाए, कैप्चरिंग नॉइज़ और इररिलेवेंट पैटर्न, इन सब चीज़ों को कैप्चर कर रहा हो, तब हमारा काम हो जाता है ओवर फिटिंग का। ठीक है, जो कि गलत बात है। तुम हॉट्स क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन आते हैं उन सबको अप्रोच करना है, तुम्हें बस बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग जो है वो फार्मूला पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, ओवर फिट हो जाएगा तो दिक्कत है। तो कॉजेज़ क्या है इसके? इनसफिशिएंट डेटा हो सकता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट अगर छोटा हो तो, या मॉडल टेंड टू मेमोराइज द एग्जाम्पल्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग जनरलाइजेबल पैटर्न्स। ठीक है, कुछ बच्चे ढीठ होते हैं ना, बोला जाता है कि एग्जाम्पल आएंगे पेपर में तो एग्जाम्पल याद करके चले जाते हैं, वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती हैं। तो इनसफिशिएंट डेटा हो सकता है कि वैसे तो हम 80-20 का रूल लेके चलते हैं कि 80% हम ट्रेन करेंगे, 20% में टेस्टिंग करेंगे। और कॉम्प्लेक्स मॉडल हो सकता है, मॉडल ही हाईली कॉम्प्लेक्स हो, डीप न्यूरल नेटवर्क हो, बहुत सारी लेयर हो, हाई टेंडेंसी ओवर फिट की। ठीक है, ओवर एम्फेसिस ऑन नॉइज़, नॉइज़ को ज़्यादा हम कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, आउटलायर जो भी ट्रेनिंग में मे नॉट परफॉर्म वेल ऑन न्यू डेटा, ये केस भी रहता है। लेक ऑफ रेगुलराइजेशन, फिर हम रेगुलराइजेशन ना करें, इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन कैन लीड टू ओवर फिटिंग। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता रखी है तुम्हें, मैंने मशीन लर्निंग वाइवा प्रिपरेशन वगैरह जो कर रहे थे हम, उसमें L1 L2 बता रखा है, तो जब रिगन लासो पढ़ रहे थे हम, देख लेना। इफेक्ट ऑफ ओवर फिटिंग, पुअर जनरलाइजेशन। इफेक्ट्स क्या हैं ओवर फिटिंग के? जनरलाइजेशन पुअर हो जाती है, नए डेटा की इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है। सेकंड है हाई वेरिएंस, वेरिएंस ज़्यादा हो जाता है। सेंसिटिविटी क्या है? मीनिंग दे आर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस, जैसे तुमने नया डेटा एंटर करा, प्रिडिक्शन और कम हो गई, तो हाई वेरिएंस है। रिड्यूस मॉडल इंटरप्रिटेबिलिटी, ठीक है, इंटरप्रेट करने की क्षमता को कम कर देता है। ओवर फिटिंग कैन मेक इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द मॉडल लर्न पैटर्न एंड रिलेशनशिप, तो सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता। अब एड्रेस करने के लिए ओवर फिटिंग का क्या तरीका है? ट्रेनिंग इंक्रीज़ कर दो, ट्रेनिंग डेटा, सही बात है, अच्छा डेटा सेट लो। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर अच्छी वैल्यूज़ रखो। मॉडल रेगुलराइजेशन, अप्लाई L1 L2 रेगुलराइजेशन कैन पैनलाइज कॉम्प्लेक्स मॉडल एंड प्रिवेंट ओवर फिटिंग। फिर है फीचर सेलेक्ट करना, सेलेक्टिंग रिलेवेंट फीचर, क्या पता फीचर ही बेकार हो तुम्हारे। क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करो, हेल्प करता है। क्रॉस वैलिडेशन ज़रूरी है, मतलब तुम्हें अलग अलग तरीके, मतलब होता क्या है क्रॉस वैलिडेशन में, वैसे तो कहीं बता रखा था मैंने, नहीं बताया तो सुन लो, कि हमारे पास जैसे डेटा सेट है तो उसमें हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं डेटा। अब उसमें क्या है कि ट्रेनिंग के लिए तुम कुछ हिस्सा निकाल रहे हो डेटा सेट में से और उसको ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिंग में चेक कर रहे हैं। अब हर बार क्या होता है कि अलग अलग डेटा निकलता है ट्रेनिंग में। ये क्रॉस वैलिडेशन का काम यही है कि वो अलग अलग डेटा निकाले, डेटा के चंक्स निकाले और उनको उनके बेसिस पे ट्रेन करें, जिस पे बेस्ट ट्रेन होगा हम उसको चूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस वैलिडेशन का काम है। ज़्यादा बेटर नोटबुक पे समझ में आता है, मतलब उसमें करके देखेंगे, प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आएगा। फिर ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो देख लेते दोबारा। GMM HMM वगैरह इसके अंदर ही आते हैं। तो जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन तैयार रहा करो ऐसी चीज़ों के शॉर्ट नोट के लेके, मतलब
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन GPS के बारे में पूछ लिया जाएगा तो जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन इज अ ML अप्रोच वेयर मॉडल्स आर ट्रेन टू एस्टिमेट द अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट फीचर एंड क्लास लेवल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझता है, ठीक है। दिस मॉडल लर्न द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स एंड लेवल अलाउइंग देम टू जनरेट न्यू सैम्पल, नए सैम्पल बनाने के काम आ सके। तो इन जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन हर क्लास इज मॉडल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टेक्निक का यूज़ करते हैं गॉसियन मिक्सचर मॉडल, GMM का यूज़ कर सकते हैं, हिडन मार्कोव मॉडल, नाइव बेस्ड क्लासीफायर। दिस मॉडल लर्न द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच क्लास एंड एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ सैम्पल बिलोंगिंग टू ईच क्लास, ठीक है, कि वो किस क्लास का सैम्पल है ये पता लगाने में काम आएगा। प्रिडिक्शन के टाइम पे द मॉडल कैलकुलेट द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये हमने नाइव बेस में पढ़ा था, ठीक है। आगे शायद नाइव बेस का भी क्वेश्चन है, तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ऑफ ईच क्लास गिवन द इनपुट फीचर यूजिंग बेस थ्योरम, द क्लास दैट विद द हाइएस्ट posterior probability is assigned as the predicted class for the input। तो जिस क्लास में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आई वही प्रिडिक्टेड क्लास कहलाएगी। एंड GPC हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू जनरेट न्यू सैम्पल एंड कैन हैंडल मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा। अब मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा को हैंडल कर सकता है। हाउएवर इट अज्यूम दैट द फीचर आर जनरेटेड फ्रॉम द नोन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन विच में नॉट अलाउ होल्ड इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज में काम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि फीचर जो है जनरेट हो रहे हैं वो नॉन क्लास डिस्ट्रीब्यूशन से हो रहे हैं, और मोस्टली जो होता है वो अननोन हमारे पास क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये केसेस हो गए। बेस थ्योरम क्या है, सेम क्वेश्चन जो पिछले साल आया था, हाउ इट इज़ यूजिंग मशीन लर्निंग कॉन्टेस्ट। सो बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है ना, प्रायर नॉलेज और एविडेंस अगर हमारे पास होते हैं प्रीवियस इवेंट के, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग बायसियन इंटरफेरेंस होता है और स्टैटिकल फ्रेमवर्क बनता है। इसमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ रखे हैं कि PA गिवन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यहाँ पे A गिवन B पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है और B गिवन A प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस B गिवन इवेंट A, ठीक है। और नाइव मतलब कि हम चीज़ों को इंडिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। बायसियन इंटरफेस अलाउ अस टू अपडेट अवर प्रायर बिलीव्स अबाउट हाइपोथेसिस और मॉडल बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। अब इसमें क्या है कि इस प्रोबेबिलिटी में हम अपडेटेड बिलीव्स को हम हाइपोथेसिस के रूप में देखते हैं और उसी से एविडेंस पता चलता है, गिवन द अवेलेबल एविडेंस। बेस थ्योरम इज पर्टिकुलरली यूज इन मशीन लर्निंग ऐसी क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन के लिए जहाँ पे इनकॉपरेट प्रायर नॉलेज इन अजम्पशन अबाउट डेटा एंड अपडेट, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रायर नॉलेज होती है किसी में, यानी सुपरवाइज लर्निंग है, और साथ में हमें प्रीवियस एविडेंस भी चाहिए, उसी को अपडेट करते हैं, ऑब्जर्वेशन इंक्लूड करते हैं। और बाय यूजिंग बायसियन इंटरफेस मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन हैंडल अनसर्टेनिटी, ठीक है, लर्न फ्रॉम लिमिटेड डेटा एंड मेक प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन। अगला है डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, 4 नंबर का आया था। जनरेटिव मॉडल लर्न्स टू द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनपुट फीचर एंड क्लास लेबल्स। तो जनरेटिव मॉडल क्या करता है, लर्न करता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पढ़ चुके हैं जनरेटिव मॉडल के बारे में। डिस्क्रिमिनेटिव के भी पढ़ रखा है, मगर इन दोनों का डिफरेंस किस तरह का होगा ये देख लो कि जनरेटिव मॉडल लर्न करता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट फीचर एंड क्लास लेबल्स। इट मॉडल्स हाउ द डेटा इज जनरेटेड, ये मॉडल करता है कैसे डेटा बनेगा एंड नए सैम्पल कैसे जनरेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नाइव बेस, गॉसियन मिक्सचर मॉडल, हिडन मार्कोव मॉडल, ये 3 इसके एग्जाम्पल हो गए। और जनरेटिव मॉडल कैन बी यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ न्यू डेटा। तो ये शायद इसमें भी आया था, मिड सेम में भी आया था कि ये जनरेटिव मॉडल यूज़ होता है क्लासिफिकेशन और जनरेशन ऑफ डेटा पे। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, क्लास लेवल गिवन द इनपुट फीचर, और ये फोकस करता है डिसीजन बाउंड्री दैट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस, ऐसी डिसीजन बाउंड्री पे जो क्लासेस को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, न्यूरल नेटवर्क। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल मेनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, डू नॉट जनरेट न्यू डेटा। तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में जनरेशन का काम नहीं होता है। मेन डिफरेंस क्या है कि उनकी अप्रोच कैसी है अब मॉडलिंग करने के लिए। तो जनरेटिव मॉडल लर्न द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स एंड लेवल, और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल डायरेक्टली लर्न द डिसीजन बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। तो डिस्क्रिमिनेटिव तो पढ़ रखा है हमने कि डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है, जनरेटिव भी पढ़ रखा है क्या करते हैं, मॉडल को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स करते हैं, ठीक है। जनरेटिव मॉडल कैन हैंडल मिसिंग एंड इनकम्प्लीट डेटा, कैन जनरेट न्यू सैम्पल, मिसिंग एंड इनकम्प्लीट डेटा को हैंडल करते हैं और नए सैम्पल बना सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल आर जनरली बेटर एट क्लासिफिकेशन, तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल क्लासिफिकेशन में बेटर है विद वेल सेपरेटेड क्लासेस। तो जनरेटिव मॉडल की तरह हिडन मिसिंग डेटास को नहीं संभाल पाते हैं। क्लासिफिकेशन एरर क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ था, तो ध्यान रखना 4.5 का था। क्लासिफिकेशन एरर रिफर टू मिस्टेक और इनएक्यूरेसीज मेड बाय मशीन लर्निंग मॉडल। तो जो भी गलतियाँ हैं, इनएक्यूरेसी है मशीन लर्निंग मॉडल की, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग एंड प्रिडिक्टिंग द क्लास लेवल ऑफ डेटा इंस्टेंस, ठीक है। जब हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, क्लास लेवल्स बना रहे होते हैं, तो उसमें उस प्रोसेस में जो मिस्टेक इन एक्यूरेसीज आती हैं उसी को क्लासिफिकेशन एरर कहते हैं। 2 तरह के होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 1 एरर। फॉल्स पॉजिटिव एरर में क्या होता है, इट अकर व्हेन मॉडल प्रिडिक्ट अ पॉजिटिव आउटकम। फॉल्स पॉजिटिव, दोबारा से बता रहा हूँ कि गलती से पॉजिटिव बता दिया, मॉडल ने प्रिडिक्ट करा गलती से पॉजिटिव जबकि एक्चुअल नेगेटिव था। पॉजिटिव आउटकम मतलब प्रेजेंस ऑफ कंडीशन, वो कंडीशन है
और नेगेटिव मतलब एब्सेंस ऑफ कंडीशन, वो कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर है तो पॉजिटिव आउटकम, कोविड है तो पॉजिटिव आउटकम। फॉर एग्जाम्पल इन मेडिकल डायग्नोसिस द फॉल्स पॉजिटिव अकर व्हेन अ हेल्दी पेशेंट इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज हैविंग डिजीज। तो अगर मेडिकल टर्म्स में देखें कि फॉल्स पॉजिटिव तब होता है कि एक अच्छा आदमी, अच्छा खासा आदमी, उसको बता दिया जा रहा है कि तुम्हें ट्यूमर है, ठीक है, उसको ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। फॉल्स नेगेटिव इट अकर व्हेन द मॉडल प्रेडिक्ट अ नेगेटिव आउटकम, जब वो गलती से नेगेटिव आउटकम प्रेडिक्ट कर देता है जबकि एक्चुअल में पॉजिटिव था, ठीक है। अगर हम स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फॉल्स नेगेटिव अकर व्हेन स्पैम ईमेल इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज नॉन स्पैम। तो जब कभी कभी स्पैम ईमेल भी तुम्हें इनबॉक्स में दिख जाती है ना, तो वो हमारा जीमेल की तरफ से फॉल्स नेगेटिव वाला ये क्लासिफिकेशन एरर था, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव अकर कब होता है? जब गलती से नेगेटिव बता देते हैं, यानी गलती से पता वो ईमेल स्पैम नहीं था, है ना, तो इसका मतलब वो दिख सकता था, यूज़र को दिख गया, मगर वो एक्चुअल में तो स्पैम था। तो क्लासिफिकेशन एरर आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, और द गोल इज टू मिनिमाइज बोथ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। उनको मिनिमाइज करना डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। हमें दोनों को ही मिनिमाइज करना होता है, मगर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कभी एक को ज़्यादा मिनिमाइज करना पड़ जाए। इवैल्यूएशन मैट्रिक जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर आर कॉमनली यूज टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ क्लासिफिकेशन एरर एंड ओवरऑल मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो हमने मशीन लर्निंग प्रिपरेशन की वीडियो 3 बनाई थी, पार्ट 3 था जो सीनरी वाला, उसमें हमने इसको अच्छे से डिस्कस करा था कैसे एफ स्कोर्स को ये मॉड्यूलेट करता है। एक्सप्लेन द एडा बूस्ट एल्गोरिथम। तो पिछली बार क्या आया था 2017 के पेपर में, बूस्टिंग और ब्रैगिंग और बूस्टिंग के बीच में डिफरेंस, साथ में एडा बूस्ट को समझाओ। तो वो एक साथ तीनों चीज़ें थी, तो एडा बूस्ट के बारे में हमने कम लिखा था 2017 का पेपर जब डिस्कस करा था, मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज़ आ गई। तब यहाँ पे तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो एडा बूस्ट यानी एडेप्टिव बूस्टिंग एल्गोरिथम एक पॉपुलर इन असेंबल लर्निंग मेथड है। तो ऐसे करके लिखना, मशीन लर्निंग में एडा बूस्ट एडेप्टिव बूस्टिंग कहलाता है और ये एक इन असेंबल लर्निंग मेथड है। इसमें क्या होता है, इट कंबाइंस मल्टीपल वीक क्लासीफायर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर। बूस्टिंग मतलब यही काम है कि वो वीक क्लासीफायर्स को क्या करेगा, उनकी प्रीवियस मिस्टेक्स को अपडेट करता रहेगा। द की आइडिया बिहाइंड एडा बूस्ट इज टू आइटरेटिवली ट्रेन वीक क्लासीफायर्स ऑन डिफरेंट वेट वर्जन ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, और उसके बाद कंबाइन करना है प्रिडिक्शन को कि वो फाइनल क्लासिफिकेशन बना सके। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन क्या है, डेटा इनिशियलाइज द वेट्स, पहले वेट्स को इनिशियलाइज करो। फॉर ईच आइट्रेशन पहले ट्रेन अ वीक क्लासीफायर, असाइन इक्वल वेट्स टू ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल। तो पहले तो वेट्स को सबको इक्वल वेट देना है। फिर हर आइट्रेशन में क्या करना है, पहले ट्रेन अ वीक क्लासीफायर, एक वीक क्लासीफायर यानी डिसीजन स्टम्प, ऐसे करके एक वीक क्लासीफायर को हमें चूज़ करना है और उसके बाद ट्रेन करना है वेटेड ट्रेनिंग डेटा को। द वीक क्लासीफायर एम्स टू मिनिमाइज द वेटेड क्लासिफिकेशन एरर, इस चीज़ को मिनिमाइज कर देगा। जो वेट्स बढ़ाए गए हैं, जितने भी वेट्स हैं, उस एरर को कम कर देगा। वीक क्लासीफायर का यूज़ करना। फिर है कंप्यूट द क्लासीफायर वेट। अब कैलकुलेट द वेट ऑफ ट्रेंड क्लासीफायर बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन एरर। द क्लासीफायर विद हाई एक्यूरेसी विल हैव अ हायर वेट, जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी उसका ज़्यादा वेट। अपडेट द वेट्स, अब एडजस्ट करना है वेट्स को ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल। इंक्रीज वेट्स मल्टी क्लासीफाई एग्जाम्पल टू फोकस ऑन डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो इन स्टेप्स को याद रखना। तीसरा स्टेप है कि सेकंड में जो पहला और ए से लेके A B C ये तीनों है ना, इनको रिपीट करना है फॉर अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ आइट्रेशन, यानी वीक क्लासीफायर को फिर से इनिशियलाइज करना, ऐसे करते रहना अंटिल अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज मेट। एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा, अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो डेटा सेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। कंबाइनिंग द वीक क्लासीफायर, उसके बाद एडेप्टिव बूस्टिंग मतलब क्या करना है, कंबाइन करना है। अब कैलकुलेट फाइनल प्रेडिक्शन बाय कंबाइनिंग द प्रेडिक्शन ऑफ ऑल वीक क्लासीफायर बेस्ड ऑन वेट्स। अब एडा बूस्ट एल्गोरिथम आइटरेटिवली इंप्रूव करता है क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस को बाय फोकसिंग ऑन मिस क्लासीफाइड एग्जाम्पल, यानी जो गलती से क्लासीफाई हो गए थे उन पे फोकस करता है, उनको इरेडिकेट करता है हर आइट्रेशन में। बाय कंबाइनिंग मल्टीपल वीक क्लासीफायर एडा बूस्ट कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर दैट अचीव बेटर एक्यूरेसी। SVM क्या होता है, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये मैंने नेट से निकाली है फोटो भी, कि SVM इज़ अ पावरफुल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। अच्छा, ये पिछले पेपर में जो आया था 2017 में, उसमें SVM के पार्ट्स पूछ रहा था कि इसमें वेक्टर क्या होता है, मतलब हाइपर प्लेन होता है, ये सारी चीज़ें हर एक कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, मगर इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि SVM एक पावरफुल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के काम आती है। इन इट वर्क्स बाय फाइंडिंग ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बनाते हैं एंड सेपरेट द डिफरेंट क्लासेज इन द फीचर स्पेस। तो तुम्हें दिख रहा है X1 X2, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रीन और ब्लू कलर के अलग अलग डेटा है। अब उनको एक हाइपर प्लेन क्या कर रहा है, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन, एक मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन है। उसके बाद पॉजिटिव हाइपर प्लेन, नेगेटिव हाइपर प्लेन बनाया, दोनों एंड पे सपोर्ट वेक्टर्स कहलाएंगे ये, जो जिनके बेसिस पे डिफरेंस आया, यानी आखिरी उस डेटा के आखिरी एलिमेंट। फिर है मैक्सिमम मार्जिन, ठीक है। तो हेयर इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। क्लास सेपरेशन होती है, SVM एम टू फाइंड अ हाइपर प्लेन दैट मैक्सिमाइज द मार्जिन। SVM क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है, ऐसा हाइपर प्लेन बनाता है जो मार्जिन को मैक्सिमाइज कर सके। विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हाइपर प्लेन्स एंड द क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम ईच क्लास, ठीक है। जितना बड़ा ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना मार्जिन होगा। फिर कर्नल ट्रिक, SVM कैन परफॉर्म द इनपुट डेटा इनटू हाई डायमेंशनल फीचर यूजिंग कर्नल फंक्शन। कर्नल फंक्शन का यूज़ करता है ना, इसलिए बोलते हैं कर्नल SVM। अभी मैंने ऊपर शायद बताया भी था तुम्हें। द दिस अलाउज SVM टू फाइंड अ लीनियर हाइपर प्लेन इन द ट्रांसफॉर्म स्पेस। तो यही हेल्प करता है हाइपर प्लेन देखने के लिए
ओरिजिनल डेटा सेट इज़ नॉट लीनियरली सेपरेबल, ठीक है, ओरिजिनल तो नहीं होता है मगर फिर भी ये अलाउ कर देता है लीनियर हाइपर प्लेन बनाने के लिए, 3D स्पेस में भी बता सकते हैं। सपोर्ट वेक्टर द डेटा पॉइंट दैट लाई क्लोज टू द हाइपर प्लेन आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है, जो हाइपर प्लेन के पास में है। दिस सपोर्ट वेक्टर प्ले क्रूशियल रोल हाइपर प्लेन डिटरमाइन करने में, क्योंकि ये डिसीजन बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। क्लासिफिकेशन वन ऑफ द हाइपर प्लेन इज डिटरमाइंड, SCM कैन क्लासीफाई अनसीन एग्जाम्पल। अब वो जिस भी बेसिस पे होगा, जिस हाइपर प्लेन के पॉजिटिव या नेगेटिव एंड पे होगा, वो उसके बेसिस पे क्लासीफाई होगा। SVM ऑफर सेवरल एडवांटेज इंक्लूडिंग आर्बिट्री एबिलिटी टू हैंडल हाई डायमेंशन भी हैंडल कर सकता है, लीनियर नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन भी हैंडल कर सकता है, और डिफरेंट कर्नल्स का यूज़ करके जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस विद अप्रोप्रिएट रेगुलराइजेशन, इन सब चीज़ों का यूज़ करके बेटर परफॉर्म कर सकता है। परसेप्ट्रॉन एक्सप्लेन करना है, पिछले पेपर में 2017 में आया था परसेप्ट्रॉन की लिमिटेशन एक्सप्लेन करो, तो उस समय हमने लिमिटेशन देखी थी और थोड़ा बहुत परसेप्ट्रॉन देखा था। इस बार हम स्टेप्स भी देखेंगे क्योंकि सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, और लास्ट में लिख भी देंगे थोड़ा बहुत लिमिटेशन है इसकी। तो चीज़ें किस तरह से घूम के आ रही हैं वही कॉन्सेप्ट है। द परसेप्ट्रॉन एक सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, वन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क। इट इज़ अ लीनियर क्लासीफायर दैट कैन लर्न टू सेपरेट लीनियरली सेपरेबल क्लासेस, ठीक है, तो ये क्लासीफायर है जो लीनियरली सेपरेबल क्लासेस को सेपरेट करने का काम आता है। और परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम अपडेट द वेट ऑफ इनपुट फीचर बेस्ड ऑन द मिस क्लासिफिकेशन एरर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। मेरे भी एक्सप्लेनेशन क्या है कि पहले इनिशियलाइज कर दो, पहला काम यही है कि वेट और बायस को इनिशियलाइज कर देना है, असाइन करना है रैंडम वेट एंड बायस फॉर ईच इनपुट, ठीक है, कुछ होता है कि सेम इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन को, कंप्यूट द वेटेड सम ऑफ द इनपुट फीचर एंड बायस। उसके बाद अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करना है इन द टू डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ परसेप्ट्रॉन। The case of binary classification, it can be a step function that return 1 if activation is above a threshold और 0 otherwise। तो एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया कि जैसे वोटिंग का ही होता है, 18 साल से ऊपर है, ये कम है, तो ऐसे करके थ्रेशोल्ड बना दिया। अपडेट द वेट, अब इफ परसेप्ट्रॉन क्लासीफाई द एग्जाम्पल एडजस्ट द वेट एंड बायस बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग द इनपुट फीचर, तो वेट्स एडजस्ट करने हैं। और द अपडेट रूल एम्स टू मिनिमाइज द मिस क्लासिफिकेशन एरर, ठीक, तो वो चीज़ को मिनिमाइज करेगा। रिपीट करने A to C प्रोसेस को मल्टीपल अप्रोचेस में, जैसे तुम देखते हो न्यूरल नेटवर्क कभी रन करा होगा तो नए नए हर बार मल्टीपल अप्रोचेस आते हैं। द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम इज सिंपली एट इफेक्टिव मेथड, इट कैन करेक्टली क्लासीफाई एग्जाम्पल एंड अपडेट इट्स वेट्स, मगर इसके लिमिटेशन क्या है, जैसे मैंने बताया, आर नॉट लीनियरली सेपरेबल एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल न्यूरल नेटवर्क आर रिक्वायर्ड, ठीक है, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अगर कॉम्प्लेक्स काम करना है तो। इसके आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एक्सप्लेन द EM एल्गोरिथम। EM मतलब एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना है। ये एक आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल विद लेटेंट वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मॉडल को पैरामीटर्स को पता लगाने के काम आती है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन अ पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन डीलिंग विद इनकम्प्लीट और मिसिंग डेटा, मतलब तुम्हारे पास डेटा सेट है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड चीज़ है ना वही आएगी मिसिंग डेटा की जगह। अगर तुम्हारे पास इनकम्प्लीट चीज़ है उसमें हम EM एल्गोरिथम का यूज़ करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, तो एक आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक्सपेक्टेशन स्टेप्स ई स्टेप्स कहते हैं, एंड मैक्सिमाइजेशन स्टेप एम स्टेप्स टू फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स ऑफ द मॉडल पैरामीटर। पहले तो इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, स्टार्ट विद इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द मॉडल पैरामीटर, फिर ई स्टेप एक्सपेक्टेशन स्टेप। इसमें क्या है कि गिवन द करंट पैरामीटर एस्टिमेट्स, हमारे करंट पैरामीटर दे रखे हैं, कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द लेटेंट वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स की अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को बताना है यूजिंग द करंट पैरामीटर। दिस इज डन बाय कैलकुलेटिंग द posterior probabilities of the latent variable given the observed data and the current parameter estimates। सिंपल शब्दों में कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वो आगे का प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा, एक्सपेक्टेड जो है वो लाने की कोशिश करेगा। और मैक्सिमाइजेशन स्टेप क्या होता है, अपडेट द पैरामीटर एस्टिमेट्स बाय मैक्सिमाइजिंग द एक्सपेक्टेड लॉग लाइक्लीहुड विद रिस्पेक्ट टू मॉडल पैरामीटर। तो मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज कर रहा है जो एक्सपेक्टेड लॉग लाइक्लीहुड है, एंड इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर द मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड कंप्लीट डेटा लॉग लाइक्लीहुड, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को इस मैक्सिमाइजेशन स्टेप में क्या होता है कि उस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेगा जो मैक्सिमाइज करेगा एक्सपेक्टेड कंप्लीट करने के लिए ना, जो फिट बैठ रहा है। रिपीट करना है 2 और 3 जब तक कन्वर्ज ना हो जाए, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, ये वाला मैंने तुम्हें उसमें भी बता रखा है प्रिपरेशन में जब वाई के देख रहे थे। आइटरेट बिटवीन ई स्टेप एंड एम स्टेप जब तक हमारे कन्वर्ज ना हो जाए। EM एल्गोरिथम इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड, जैसे कि तुम्हें पता ही चल गया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड के बेसिस पे हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग EM एल्गोरिथम। तो मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, इट अलाउज अस टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स इन्वॉल्व हिडन एंड अनऑब्जर्व वेरिएबल यूजफुल वाइल डीलिंग मिसिंग डेटा, ठीक है। मान लो कोई एब्जर्ड स्पीच आ गई, कुछ पता लगाना हो, ठीक है, या टेक्स्ट इमेज रिकॉग्नाइजेशन में। व्हाट इज़ PCA, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन PCA एंड ICA। अब ये वाला मैंने PCA के बारे में भी अलग से क्वेश्चन
क्लियर कर रखा है और IC के बारे में भी। अब यहाँ दोनों के डिफरेंस पूछ रहे हैं। PCI से दोनों ही डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के काम आती हैं, टेक्निक यूज्ड इन मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस। हाउएवर उनके कुछ अलग अलग अप्रोच है। PCA में क्या होता है, मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था फ्रूट जूस के बेसिस पे कि जो जूस का टेक्सचर फ्लेवर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे पॉमीग्रेनेट हो गया या पाइनएप्पल हो गया, जो जिनका फ्लेवर ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट हो जाएंगे। तो हम उनके बेसिस पे काम करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट दे रहे हैं हमारे मिक्स फ्रूट जूस में। वाइल टॉकिंग अबाउट ICA में क्या होता है, इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हर एक जूस, हर एक फ्रूट का नाम, फॉर एग्जांपल ऑरेंज भी था इसमें, ग्रेप्स भी थे, मगर उनका फ्लेवर ना कलर दिखा, तो इसलिए वो प्रिंसिपल में तो नहीं आएंगे, मगर इंडिविजुअल तो है ही ना जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो PCA में क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है दैट एम टू फाइंड द ऑर्थोगोनल एक्सेस, यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ऑर्थोगोनल एक्सेस भी बोलेंगे, दैट कैप्चर द मैक्सिमम वेरिएंस इन द डेटा। इट आइडेंटिफाई द डायरेक्शन अलॉन्ग विद द डेटा पॉइंट्स, वेरी द मोस्ट एंड रिप्रेजेंट द डेटा इन लो डायमेंशन स्पेस। ठीक है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के काम आ रहा है। PCA आर principal components are ordered in terms of their contribution to the overall variance, allowing dimensionality reduction while preserving the most common pattern। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है उसको प्रिजर्व करने। PCA इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग लीनियर रिलेशनशिप एंड रिड्यूसिंग डायमेंशनैलिटी ऑफ डेटा। तो ये PCA सुटेबल है लीनियर रिलेशनशिप और रिड्यूसिंग डायमेंशनैलिटी के लिए। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट एम टू फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच एज रिजल्ट कंपोनेंट्स एंड स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। ये अज्यूम करते हैं दैट द ऑब्जर्व डेटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड ट्राइज टू सेपरेट दिस सोर्सेज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, यूजफुल इन सिनेरियो जहाँ पे ऑब्जर्व डेटा इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। ठीक है, सोर्सेज दैट आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट बट नॉट नेसेसरी ऑर्थोगोनल। तो जरूरी नहीं ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी जरूरी नहीं है कि उनका टेस्ट या टेक्सचर नजर आना चाहिए। ठीक है, मिक्स फ्रूट जूस रेड होना चाहिए जरूरी नहीं है, हमारे पास सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। IC कैन बी यूज फॉर ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन। ठीक है, सोर्स का पता लगाना है, वो मिक्सिंग ऑडियो सिग्नल्स या एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल फीचर्स इन कॉम्प्लेक्स डेटा। तो PCA सुटेबल है लीनियर रिलेशनशिप एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए। ICA इज यूजफुल फॉर सेपरेटिंग मिक्स सोर्सेज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। ये अच्छी लाइन है, इसको दिमाग में रखना। अगला कह रहे हैं, 7th क्वेश्चन कह रहा है 6.5 का, HMM हिडन मार्को मॉडल। हिडन मार्को मॉडल ये पिछले 2017 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, HMM के बारे में। इसको कुछ इस तरह से है कि तुम्हारे पास एक डब्बा है, मैं अभी तुम्हें बेसिक बात समझाता हूँ। डब्बे के अंदर एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख रहा है जो अपनी शेप चेंज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अब तुम्हें बाहर बैठे बैठे बतानी है कि उसकी शेप क्या होगी, या वो कलर चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है जो कभी ब्लू हो जा रही है, कभी ग्रीन हो जा रही है। तुम्हें बस इतना पता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, या जैसे शेप चेंज हो जा रही है, कभी वो हेक्सागोनल हो जाएगी, कभी ट्रायंगुलर हो जा रही है। तो तुम्हें ऑप्शंस पता है और तुम्हें पता है कि पहले क्या हो चुका है। अब तुम्हें उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है कि जो हिडन ऑब्जेक्ट है वो अभी क्या कैसा बिहेव कर रहा होगा। यही है HMM में। अब इसको थोड़ा टेक्निकल वे में लिख रखा है कि एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है यूज टू एनालाइज सीक्वेंशियल डेटा वेयर अंडरलाइंग सिस्टम इज अज्यूम टू बी अ मार्को प्रोसेस विद हिडन स्टेट्स। तो अंदर की स्टेट्स क्या है, हिडन है। जहाँ पे हिडन क्यों है, बिकॉज ओनली ऑब्जर्व द आउटपुट और इमेजन जनरेटेड बाय द सिस्टम। तो हमें सिर्फ आउटपुट नजर आ रहा है, अंदर क्या नहीं पता चल रहा है, जो हिडन स्टेट्स हैं, बट नॉट द एक्चुअल स्टेट्स देमसेल्फ, है ना। बोल रहे हैं कि हिडन इसलिए है बिकॉज वी कैन ओनली ऑब्जर्व द आउटपुट। हम आउटपुट और इमेजन ही देख पा रहे हैं जो सिस्टम ने जनरेट कर रहा है, एक्चुअल स्टेट्स नहीं देख पा रहे हैं। HMM आर वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, HMM अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होता है, NLP की, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। सिंपल टर्म्स में HMM दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हिडन स्टेट, एक इमेजन। हिडन स्टेट क्या होती है, दीज आर अनऑब्जर्वेबल स्टेट्स, ठीक है, जिनको दिखा नहीं जा रहा है, दैट वी आर ट्राइंग टू इन्फर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एमिशंस। एग्जाम्पल के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में हिडन स्टेट कुड बी रिप्रेजेंट डिफरेंट फिनॉम्स। तो स्पीच के अपने अपने फिनॉम्स होते हैं, अब वो उनको हम हिडन स्टेट कहेंगे। एमिशन में जो ऑब्जर्व्ड आउटपुट है, जो हम देख के पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में रिकॉर्डेड साउंड वेव फॉर्म्स जो है वो हमारा आउटपुट है। द की आइडिया बिहाइंड HMM is to estimate the probabilities of transitioning between different hidden state and the probabilities of emitting different observation given each state। तो HMM का आइडिया क्या है कि हम जो ट्रांजिशन हो रहा है हिडन स्टेट में उस चीज़ का पता लगा पाना, और प्रोबेबिलिटीज ऑफ इमिटिंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, तो जो आउटपुट आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी, उनका पता लगा पाना। द मॉडल यूजेज दिस प्रोबेबिलिटी टू कंप्यूट मोस्ट लाइकली सीक्वेंस, और ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़ करके कि अगला सीक्वेंस क्या होने वाला है, ये किस तरह से जनरेट होगा, दैट जनरेट द ऑब्जर्व इमिशन। ठीक है, दिस यूजिंग एल्गोरिथम जैसे वर्ड बी और फॉरवर्ड बैक, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी पिछले पेपर में। व्हाट इज स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग? स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग क्या होती है, 4 मार्क्स का ब्रीफ में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन या फेसबुक यूज़ करते हो, तो तुम्हारे स्कूल का दोस्त, तुमने उसके साथ कनेक्ट कर लिया, तो जो तुम्हारे स्कूल का दोस्त है वो जिससे आजकल बातें कर रहा है, या उसने स्कूल के ही किसी दोस्त से बात करी होगी, तो वो कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बॉन्ड उसके साथ बनाएं, कि तुम्हें अगला आदमी वो दिखाएं कि तुम उससे कनेक्ट कर पाओ, जिससे कि इंगेजमेंट ज़्यादा हो, है ना। तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है, उसको तुम मिलोगे तो तुम बहुत सारी बातें करोगे ना, मैसेज एक्सचेंज करोगे, शेयर करोगे, और फेसबुक के सारे प्रोडक्ट यूज़ करोगे, व्हाट्सअप से लेके थ्रेड जो भी है ना। तो इन सब से क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगी, यूजेज सोशल मीडिया का ज़्यादा होगा।
तो स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग एक्सप्लेन करनी है, एक टेक्निक है यूज टू ग्रुप और क्लस्टर डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्लस्टर कर रहे हैं ऑफ देयर फीचर्स और एट्रीब्यूट, इन पर्टिकुलर वेरी यूजफुल, particularly useful for the data cannot be effectively clustered using traditional method। तो जो ट्रेडिशनल मेथड थे के मीन्स या ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स या नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसे डेटा को इफेक्टिवली स्ट्रक्चर कर पाता है जो नहीं हो पा रहे थे। तो इसमें क्या होता है, द डेटा पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ सिमिलर मैट्रिक्स और ग्राफ, जहाँ पे हर पॉइंट इज कनेक्टेड टू द नियरेस्ट नेबर। तो यहाँ कंस्ट्रक्ट अ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, पहले सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाओ, कैलकुलेट सिमिलैरिटी बिटवीन ईच पेयर ऑफ डेटा बेस्ड ऑन सम मेजर, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस या कर्नल फंक्शन। उसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनानी है, use the similarity matrix to build a weighted graph where the data points are nodes and weights represent similarity between them। फिर ग्राफ बनाया, फिर कंप्यूट करना आइगन वेक्टर्स को, कैलकुलेट आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्ज आइगन वेक्टर्स लैप्लेसियन मैट्रिक्स विच कैप्चर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। फिर परफॉर्म क्लस्टरिंग, एट द एंड हमें क्लस्टर बनाने जैसे कि के मीन्स और नॉर्मलाइज कट्स होते हैं, है ना। अब स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल क्लस्टर बाय कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। ठीक है, इट कैन हैंडल नॉन लीनियर रिलेशनशिप, बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। और यूजफुल फॉर इमेज सेगमेंट, जैसे इमेज का सेगमेंटेशन, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, सोशल मीडिया में जो नेटवर्क्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन है। सी पार्ट कह रहे हैं एक्सप्लेन सेगमेंटेशन इंडेक्सिंग। सेगमेंटेशन इंडेक्सिंग सेकंड 2 मार्क्स का है, सेकंड नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिंपल बात की, जैसे तुम्हारे पास एक मोटी सी बुक है, अब उसमें क्या होता है कि सेक्शन 1 जो है, फॉर एग्जांपल तुम तैयारी कर रहे हो एनडीए की, और उसमें सेक्शन 1 जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग सेगमेंट आ रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी आ रहा है, एक एलजेब्रा आ रहा है, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब क्या है, सेगमेंट कर पाना, इंडेक्सिंग कर पाना, जिससे कि हमें तुरंत पता चल जाए, हम क्विकली पता लगा पाएँ जो डेटा हमें चाहिए, है ना। तो सेगमेंटिंग इंडेक्सिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, जहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें फास्ट ईजिली निकालनी है, ठीक है, एफिशिएंटली निकालनी है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ डॉक्यूमेंट और डेटा इनटू स्मॉलर सेगमेंट और यूनिट, असाइनिंग रिलेवेंट इंडेक्सिंग इन्फॉर्मेशन टू ईच सेगमेंट। हर एक को इंडेक्सिंग दे दी, ठीक है। द मेन पर्पस क्या है इसका, टू इंप्रूव सर्च एंड रिट्रीवल परफॉर्मेंस। वही सर्चिंग में, जैसे आजकल ये जो सर्च इंजन होते हैं, अब तुम्हारी क्वेरी के बेसिस पे वो वेबसाइट दिखाते हैं। बाय सेगमेंटिंग अ डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉलर यूनिट, जैसे पैराग्राफ सेंटेंस या स्मॉल चंक्स में बनाएंगे, वी कैन इंडेक्स रिट्रीव स्पेसिफिक सेगमेंट्स। तो हम हेडिंग के बेसिस पे जैसे सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग जो करते हैं। दिस अलाउ फॉर मोर फोकस सर्च एंड रिड्यूस रिट्रीवल टाइम। और सेगमेंटेशन इंडेक्सिंग कैन बी अप्लाइड टू वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया, ऐसी चीज़ों पे सेगमेंटेशन इंडेक्सिंग लगती है। अगला 8वां क्वेश्चन आया था, फिर से किसी 2 चीज़ों पे शॉर्ट नोट लिखना था। तो शॉर्ट तो नहीं था वो, 6.5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट कैसे हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे इन चारों ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलराइजेशन, अच्छा यहाँ पे ये जो रेगुलराइजेशन है ये कुछ इस तरह का है कि तुम्हें पता है कि क्या आउटपुट आ सकता है, मतलब तुम्हारे पास एक मशीन है, अब तुम्हें पता है कि ये मशीन कहाँ जाके क्या चीज़ ख़राब कर सकती है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है कि क्या क्या ख़राब हो सकता है, तो तुमने उसको पहले से ही ट्रेन कर दिया कि जब ये खराबी हो तो ये ऐसा कर दे, ठीक कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लेवर मैथमेटिक्स का यूज़ करके, लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेशन का यूज़ करके हम अपना परफॉर्मेंस बढ़िया करते हैं। या इसको टेक्निकली समझे कि LQR लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलराइजेशन एक मैथमेटिकल कंट्रोल टेक्निक है यूज टू डिज़ाइन कंट्रोलर्स, जो कंट्रोलर्स बनते हैं, ठीक है, इन लीनियर डायनामिक्स। जैसे अगर होता है कि तुम एक केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जहाँ पे केमिकल एक्सीड हो जाए तो हमें क्या करना है, तुरंत हमें क्या करना है, सायरन तो देना ही है, साथ में हमें उसके लेवल को इंक्रीज़ कर देना है, वेसल के साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है, फॉर एग्जांपल उसके लेवल को डिक्रीज़ कर देना है, स्टॉप कर देना है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको कंट्रोल करने के काम आते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रैटेजी दैट मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन विच मेंटेन वाइल मेंटेनिंग सिस्टम स्टेबिलिटी। कॉस्ट फंक्शन को काम करना, स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। LQR अप्रोच कंबाइन स्टेट फीडबैक कंट्रोल एंड क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन टू अचीव डिजायर सिस्टम परफॉर्मेंस। वाइडली यूज होती है एरोस्पेस, रोबोटिक्स, प्रोसेस कंट्रोल, इन सब में। क्यू लर्निंग, ठीक है, क्यू लर्निंग एक पॉपुलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम है दैट अलाउज एन एजेंट टू लर्न ऑप्टिमल एक्शन इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट थ्रू ट्रायल एंड एरर, ठीक है। तो क्यू लर्निंग में क्या होता है कि तुम्हारे पास एक कंप्यूटर दे दिया, अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, खुद से ट्राई कर रहा है, चेक कर रहा है क्या वो करेक्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं, और खुद से ही ट्रेन हो रहा है, ठीक है, जैसे एक बच्चा ट्रेन सीखता है चीज़ों को। तो क्यू लर्निंग वही उसी को रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम है दैट अलाउज एन एजेंट टू लर्न ऑप्टिमल एक्शन, जो सही एक्शन लेना सीखता है इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो हिट एंड ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे चलता है। एल्गोरिथम मेंटेन क्यू वैल्यू टेबल बनाई जाती है दैट रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड फॉर टेकिंग डिफरेंट एक्शंस इन डिफरेंट स्टेट। तो रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, द एजेंट एक्सप्लोर्स द एनवायरनमेंट अपडेटिंग द क्यू वैल्यू बेस्ड ऑन ऑब्जर्व रिवॉर्ड्स, ठीक है। क्यू वैल्यूज अपडेट होती रहती हैं क्योंकि क्यू टेबल जो बनी है उसमें अब वो एक्सप्लोर कर रहा है एनवायरनमेंट को। टाइम के साथ एजेंट लर्न द ऑप्टिमल पॉलिसी बाय मैक्सिमाइजिंग द क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। ऐसा टाइम आता है कि तुम्हारा कंप्यूटर चेस जीत जाता है। क्यू लर्निंग इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज गेम प्लेइंग, जैसे मैंने बताया, और ऑटोनोमस रोबोटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स।
सी आ जाता है एमडीपी। एमडीपी यानी मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस। ये किसी ने कमेंट में भी पूछा था एमडीपी के बारे में बताना है, तो देख लो ये क्या होता है कि एमडीपी आर मैथमेटिकल मॉडल्स यूज टू मेक डिसीजन इन अ सिचुएशन जहाँ पे आउटकम अनसर्टेन होता है। मतलब ऐसे सिचुएशन में एमडीपी काम आते हैं, मार्कोव डिसीजन, ठीक है, यानी डिसीजन लेना है तुम्हें जहाँ पे आउटपुट का कुछ पता नहीं। मान लो कि तुम एक गेम खेल रहे हो जहाँ पे रिजल्ट ऑफ एवरी मूव डिपेंड्स ऑन अ चांस, ठीक है, किसी चांस पे डिपेंड करता है एक गेम खेल रहे हो तुम। फॉर एग्जाम्पल मारियो में अगर तुमने जब तक मशरूम नहीं लिया तुम्हें आगे आगे ट्रबल होगी। तो एमडीपी हेल्प करता है फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज योर चांस ऑफ विनिंग। तो एमडीपी के थ्रू यानी मार्को डिसीजन प्रोसेसर के थ्रू तुम्हें तुम्हारे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी मिलेगी कि चांस विनिंग के चांसेस बढ़ जाएं। दे कंसीडर डिफरेंट एक्शन वी कैन टेक, ठीक है, जो एक्शन हम ले सकते हैं, द करंट स्टेट ऑफ द गेम, इन सब चीज़ों को वो लेते हैं, पैरामीटर्स लेते हैं कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं, गेम की अभी क्या स्टेट है, और प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। चेस का एग्जांपल ले लो कि अभी गेम कहाँ पे रुका हुआ है, कि अब स्टेट ऑफ द गेम क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है अलग अलग आउटपुट्स की। तो बाय सॉल्विंग द एमडीपी मार्को डिसीजन प्रोसेस को सॉल्व करके वी कैन डिटरमाइन द बेस्ट मूव टू मेक इन ईच सिचुएशन, जिससे कि हमारे चांसेस सक्सेस के बढ़ जाएँ। ये रोबोटिक्स में यूज़ होता है, प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है। बाय सॉल्विंग एमडीपी वन कैन डिटरमाइन द ऑप्टिमल पॉलिसी, है ना, ये ऑप्टिमल पॉलिसी डिटरमाइन कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड बढ़ जाता है, जो रिवॉर्ड है वो हमारा बढ़ जाता है। एमडीपी फाइंड एप्लीकेशन वेरियस डोमेन रोबोटिक्स कंट्रोल सिस्टम एआई में काम आते हैं। ये वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन इज अ टेक्निक, ये वाला भी हमने पहले कर रखा था, ठीक है। ये टेक्निक है यूज इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि जैसे तुम्हें पता चल जाए, जैसे तुम्हारे पास 3-4 रास्ते हैं और उनमें से तुम्हें पहले से ही पता चल जाए कि इसकी क्या वैल्यू है, आगे जाके कितना वेट होगा इसका। देखो, फॉर द वैल्यू फंक्शन ऑफ द लार्ज स्टेट स्पेसिस इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली स्टोरिंग द वैल्यू, हर स्टेट की वैल्यू स्टोर करने से अच्छा हम वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। यूजेस फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन मेथड की लीनियर रिग्रेशन या न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करेगा टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। दिस अलाउ द एजेंट टू जनरलाइज इट्स नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्व्ड स्टेट्स टू अनसीन स्टेट्स, रिड्यूसिंग द मेमोरी एंड कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अनसीन स्टेट्स का अंडरस्टैंडिंग कर सकता है कि हमें कंप्यूटेशन कम से कम करनी पड़े। वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करता है टू हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद लार्ज स्टेट स्पेस मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे, 4 क्वेश्चन थे, शॉर्ट नोट लिखने थे इस पर, और ये हमारा 2018 का पेपर था।